हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शरद सिंह राठौर। और काफ़ी टाइम से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है तो वीडियो अपलोड हो रही है आपकी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, या आपका एनवीएस टीजीटी पीजीटी, या फिर आपका डिफेंस से रिलेटेड, एयरफोर्स एयर एनडीए से रिलेटेड हो। तो इन सभी में कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक और ट्रिक्स या उससे जो रिलेटेड डायरेक्ट कुछ रिजल्ट्स होंगे उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो बस आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तभी हम शॉर्ट ट्रिक्स और जो उसके डायरेक्ट रिजल्ट्स वो सब आपको बता पाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, चलिए। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। इसके सिंपल छोटी सी एक डेफिनेशन है, उसको हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, अ नंबर अ नंबर in the form of x plus I y is called कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कोई नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पर आपको जो x और y है वो क्या होंगे, एक रियल नंबर होंगे। ठीक है, और दूसरा जो ये i है इसको हम बोलते हैं आयोटा बोलते हैं। ठीक है, इससे एक प्रीवियस वीडियो में आयोटा के नेचर के बारे में हमने आपको पूरा ब्रीफ अच्छी वीडियो बनाई हुई है, ठीक, जिसमें ट्रिक्स भी हैं और आयोटा की पूरी हिस्ट्री दे रखी है। और जो आयोटा होता है इसकी जो वैल्यू होती है अंडर रूट -1 होती है। ठीक है, ये एक ग्रीक लेटर होता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्मेट में होगा, x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और जनरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, उसको हम c से डिनोट करते हैं। और कैसे लिखते हैं, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इस टाइप से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर x और y हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, सिंपल फॉर्म। ठीक, अब यही पे एक बात आती है हमारी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा रियल पार्ट। ठीक है, और सेकंड पार्ट होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कई बार हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको जेड से भी डिनोट करते हैं, तो आप कई बुक्स में जेड भी देखेंगे। तो ये नोटेशन है, आप किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं रियल पार्ट की, तो इसको शॉर्ट में आर ई लिखा जाता है ऑफ सी, या फिर आप लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो ये एक्स है हमारा, ठीक, यही सिर्फ हमारा जो विथ साइन जो होगा उसको हम बोलेंगे ये रियल पार्ट है। ठीक है, अगर आपसे बोला गया इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी को शॉर्ट में हम आई एम लिखते हैं ऑफ सी, अगर आपने नोटेशन सी ले रखा है। या फिर सपोज आपने नोटेशन क्या ले रखा है, इसका आपने जेड ले रखा है, तो वो क्या होगा, आयोटा के बाद जो भी आयोटा के साथ जो नंबर अटैच होगा हमारा, ठीक, आई के साथ जो भी नंबर अटैच होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, तो वो क्या होगा, वाई। तो ये हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, अब इसी में आती है बात हमारी और चीज़ें, धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आपने देखा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट हमारा होता है एक्स होगा इसमें, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा हमारा, वाई होगा। इसी में एक छोटी सी डेफिनेशन चलती है, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली रियल। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो इसका मीनिंग ये हुआ, प्योरली रियल का मतलब होगा कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देन जस्ट मिनट, ये कब होगा, जब इमेजिनरी पार्ट उसका, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, या इमेजिनरी पार्ट जेड क्या हो, जीरो हो। ठीक है, प्योरली रियल कब होगा, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो पूरा फुल्ली जीरो हो जाए, तो हम बोलेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, प्योरली रियल होगा। अगर सपोज आपको बोला गया प्योरली इमेजिनरी,
प्योरली इमेजिनरी आपसे बोला जा रहा है, तो उसका मीनिंग क्या होगा कि उसका मीनिंग होगा कि जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड या फिर रियल पार्ट ऑफ सी, वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली जीरो होना चाहिए। अगर वो फुल्ली जीरो हो जाएगा तो हम बोलेंगे जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा वो कैसा है, प्योरली इमेजिनरी है। इतना समझ में आ रहा होगा सभी को। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल से छोटी सी डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कोई भी नंबर जो x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी के फॉर्म में होगा उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पर x और y जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। और जो i होता है इसको बोला जाता है आयोटा, एक ग्रीक लेटर होता है और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है √-1 होती है, ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की। रियल पार्ट का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें जो x वैल्यू है विदाउट आयोटा उसको हम बोलेंगे कि वो इसका क्या है, रियल पार्ट है। एक तरीके से आप बोल सकते हैं इसको विदाउट आई, मीन्स नंबर जो आई के साथ में ना हो उससे हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और जो इमेजिनरी पार्ट है नंबर विद आई, ये लिख सकते हैं आप, नंबर विथ आयोटा, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि जो नंबर आई के साथ जुड़ा हो उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, और जो आई के साथ नहीं कनेक्ट है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रियल पार्ट। अब बात आती है प्योरली रियल, मीन्स प्योरली रियल तभी पॉसिबल होगा जब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, उसका जीरो होगा। और प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उसका रियल पार्ट क्या होगा, फुल्ली जीरो होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसी में एक छोटी सी डेफिनेशन आती है, जीरो जीरो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शॉर्ट में लिखते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इफ आर ई ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मीन्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही कैसे हों, जीरो हो, तब हम बोलेंगे कि जीरो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इतना क्लियर हो रहा आप सभी को। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है और ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, ठीक है। आप इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब इसी में एक बात और आती है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें कैसे होता है, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, x कॉमा वाई। अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इसको हम अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसे होगा, ये हमारा होगा x प्लस आयोटा वाई, ठीक। अगर यही हमारा a कॉमा माइनस बी लिखा होता तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a माइनस आयोटा बी। तो अगर आपको कभी भी कार्टेशियन फॉर्म में कोई भी नंबर दिया हो, बोला जाए उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, तो सिंपल वो इस टाइप से लिखा जाता है। क्लियर है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, अब हम इसके जो सिंपल ऑपरेशंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक। हम क्या करते हैं, लेट Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। और मान लेते हैं क्या होगा, Z1 है आपका x1 प्लस आयोटा y1, और जो हमारा Z2 है वो है हमारा x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। ये दे रखा आपको। अब यहाँ पे क्या करेंगे हमने बोला कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, आपको बोला गया है कि इफ Z1 इक्वल टू Z2,
आपको बोला गया कि दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो कैसे हमारे इक्वल है। तो अब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा हमारा कि जो रियल पार्ट ऑफ Z1 होगा वो इक्वल होगा रियल पार्ट ऑफ Z2 के। ऐसे ही सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के। क्लियर है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उसमें क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड सेकंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पर सिंपल सा, तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। आपको बोला गया है 3 टू पावर x प्लस 7 आयोटा y इक्वल √27 प्लस 4 आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो आपको जब पता है, अब इसको पता हमें कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे तो उनका जो रियल पार्ट होगा रियल के इक्वल होगा दूसरे कॉम्प्लेक्स के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट की, कि हम बात करते हैं रियल पार्ट ऑफ 3 टू पावर x प्लस 7i y। तो क्या हो जाएगा, ये 3 टू पावर x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रियल पार्ट ऑफ √27 प्लस 4 आयोटा, इसका रियल पार्ट क्या होगा, √27। अब आपको पता है कि रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन ये आपको क्या दे देगा कि 3 टू पावर x इक्वल √27 हो जाएगा। देन आप यहाँ से क्या निकालेंगे, 3 टू पावर x इक्वल 3 टू पावर 3 हो जाएगा। अब दोनों एक्सपोनेंशियल के बेसेस इक्वल हैं तो उनकी पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाती है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा आपका आंसर, x इक्वल टू, आंसर क्या निकल आएगा, x इक्वल टू, एक आंसर आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। अब सेकंड बात करते हैं हम। सेकंड हमें पता है कि इमेजिनरी पार्ट भी ऐसे ही होता है, 3 टू पावर x प्लस 7i y। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 7y होगा, i को हम छोड़ के चलते हैं, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ √27 प्लस 4 आयोटा। तो इसका क्या होगा, 4y। अब आपको पता है कि अगर कोई भी दो, इफ Z1 इक्वल टू Z2, यहाँ पे जो Z1 और Z2 है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे हैं, आर इक्वल, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको कि जो 7y है वो इक्वल हुआ किसके, 4 के। देन यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा, 4/7 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, 4/7 आ जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हेंस x इक्वल 3 एंड y इक्वल 4/7, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे x और y की वैल्यू पूछी गई थी तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो हमें पता होना चाहिए, बेसिक होता है, बेसिक जरूर आना चाहिए क्योंकि कोई भी शॉर्ट ट्रिक होती है वो बेसिक से ही बनती है। तो बेसिक हमारा ज़रूरी है कि क्लियर हो। ठीक है, तभी आप शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। अब हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा, एक और होता है इनइक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, इसको हम देख लेते हैं। इनइक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इफ Z1 ग्रेटर देन Z2, या फिर क्या हो सकता है, Z1 लेस देन
Z2 ये होगा। ठीक है, तो जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कंपैरिजन होगा वो क्या होगा, जब भी कभी हम कंपेयर करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या होगा, वो हमेशा हमारा 0 रहता है। ठीक है, क्योंकि जो हम कंपैरिजन करेंगे हम रियल नंबर्स के ही करते हैं। ठीक है, रियल पार्ट के ही कंपैरिजन हम करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इस पे आगे क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगर मान लेते छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, लेट a प्लस आई बी, हाँ जस्ट मिनट, a प्लस आई बी ग्रेटर देन c प्लस आयोटा डी आपको दे रखा है। तो अब आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट है हमारा दोनों, ठीक है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो जो हमारा कंपैरिजन होगा वो किस में होगा, a ग्रेटर देन c में होगा। ठीक है, a ग्रेटर देन c होगा, या फिर आपसे क्या बोल सकता है, b स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, या b प्लस डी इक्वल टू 0, इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है। तो जो कंपेरिजन होगा वो रियल पार्ट में ही होगा, तो इसको आप इतना छोड़ दें, इसके क्वेश्चन जो होंगे उससे हम बता देंगे आपको। ठीक है, इतना पार्ट हम छोड़ चलते हैं। तो ये इस टाइप का कुछ इसका होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारा, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ पे हम कॉन्जुगेट पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ठीक है, हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, और जहाँ पर आपसे बोला गया कि x एंड y जो होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर है, इतना हम लिख लेते हैं। ठीक है, देन कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, z बार से, या फिर हम क्या करेंगे, z टू पावर डैश लगा देते हैं। ठीक है, जो कॉन्जुगेट होगा ऑफ z का उसको हम या तो z बार से डिनोट करेंगे या z की पावर 1 या z डैश लगा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इसका कॉन्जुगेट हम निकाल रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसमें क्या करेंगे, आयोटा के पहले जो साइन होगा, आयोटा के पहले जो साइन होगा उसको हम चेंज कर देंगे। तो एक तरीके से जो आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि ट्रिक हो सकती है, चेंज साइन बिफोर आयोटा। ठीक है, जब भी कभी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा उसमें क्या करेंगे, जो आयोटा के पहले जो भी साइन आएगा उसको हम चेंज कर देंगे। तो अब यहाँ प्लस है, ये क्या हो जाएगा, इसका अगर कॉन्जुगेट आप निकालेंगे तो आई वाई हो जाएगा। क्लियर है इतना? और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, जेड टू डैश या फिर आप जेड डैश। ठीक, इससे हम जेड बार या जेड डैश से हम इसको डिनोट करेंगे। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, सिंपल है। अगर लेट एग्जांपल देख लेते हैं एक हम छोटा सा, लेट आपने सपोज किया z इक्वल 1 माइनस 3 आयोटा दे रखा आपको। ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना, कॉन्जुगेट निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, अब कॉन्जुगेट होगा तो हमने बोला कि चेंज साइन बिफोर आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, क्या होगा, 1 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा आपको? ठीक है, और अगर दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि अगर मान लेते कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा -1 माइनस 3 आयोटा दे रखा है, तो इसका जो कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका होगा -1 प्लस 3 आयोटा होगा।
क्लियर है इतना? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, हम कॉन्जुगेट की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, कि कॉन्जुगेट में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी हमारी होती हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले अगर आपने क्या लिया कि कोई कॉन्जुगेट, कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट लिया और उस पूरे का अगेन कॉन्जुगेट कर दिया, तो आपको कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाएगा। ठीक है, क्या किया आपने, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, आपने पहले उसका कॉन्जुगेट निकाला, फिर दोबारा से उसी का कॉन्जुगेट निकाल दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी हम बात करते हैं कि आपने क्या किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, उनके सब्ट्रैक्शन और एडिशन लिए। ठीक है, चलो सेपरेट करके कर लेते हैं, और उस पूरे पे आपने क्या लगा दिया, कॉन्जुगेट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। मीन्स आप क्या करोगे, अगर दो नंबर के कॉन्जुगेट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम पर आपने कॉन्जुगेट लगाया, तो हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को सेपरेटली कॉन्जुगेट निकाल लो, दोनों नंबर्स का, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाल लो सेपरेटली और दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर सेम आएगा। अगर इन्हीं की डिफरेंस की हम बात करते हैं, Z1 माइनस Z2 का कॉम्प्लेक्स आप निकाल रहे हैं, कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, Z1 कॉन्जुगेट माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पावर क्या है n, और आपने क्या किया, उस पर कॉन्जुगेट लगा दिया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि कोई नंबर z है उसका कॉन्जुगेट निकाल दो, और उस पावर, उसकी पूरी पावर n सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका डिवीजन दे रखा आपको। ठीक है, और उस पर आपने पूरे में क्या किया, कॉन्जुगेट लगा दिया, तो इसको हम ऐसे सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का कॉम्प्लेक्स निकाल लो, कॉन्जुगेट निकाल लो, और कॉन्जुगेट ऑफ Z2 का निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रही, इसके आगे और देखते हैं हम 6 प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 है, अगर हम क्या करते हैं, एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर और एक उसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा, अगर देखें, 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब कि दो नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक क्या सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक उसी का कॉन्जुगेट है, दोनों को आपने ऐड किया, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, रियल पार्ट मिलेगा, और भी कैसे मिलेगा, 2 टाइम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, अगर आपने दोनों नंबर्स को क्या किया, डिफरेंस निकाला, दोनों नंबर्स का क्या निकाला आपने, डिफरेंस निकाला, तो वो क्या होगा, वहां पे आपको मिलेगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और वो भी कैसे मिलेगा, 2 टाइम ऑफ इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, 2i, सॉरी एक चीज से करेक्शन करना होगा यहाँ पे हमें। तो ये मिलेगा हमें 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, अगर सपोज आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और एक उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया आपने, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा, तो उस समय में क्या मिलेगा, मॉड जेड का स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर हो रहा होगा इतना आप लोग को, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, तो कोई सी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, इसके बाद आई थिंक हमें लगा सारी प्रॉपर्टीज कवर हो गई हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर और क्या है x प्लस आई वाई, जहाँ पे x कॉमा वाई आपको दे क्या रखा है, एक रियल नंबर दे रखा है। ठीक है, अब हमें निकालना मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज मान लेते हैं z, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखेंगे z मॉड से डिनोट करते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं r लेते हैं, r से हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, अब आपने बोला कि हमें इसका मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस का मतलब होता है जो भी अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो भी होगा उसका होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं हम कि अगर आप इस मॉडुलस निकाल रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये क्या होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के दोनों के स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ठीक है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अगर हम बोलें इसके अकॉर्डिंग हमारा जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स होगा तो उसका स्क्वायर निकाल लीजिए, और इमेजिनरी पार्ट क्या है वाई, वाई का, और इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो वो क्या आ जाएगा आपका मॉडुलस आ जाता है। दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, हम क्या निकाल लेंगे इससे, मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है। अब मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हमें पढ़नी है, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं क्वेश्चंस में, उसको मैं बहुत ध्यान से देखिएगा। तो उनको हम देख लेते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है कि जो मॉड ऑफ जेड होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, कैसा होगा, जीरो से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर इतना। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम बात करते हैं, अगर आप एग्जांपल्स में देखना चाहते हैं, सपोज अगर आपने क्या किया, लेट जेड लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिया, 4 + 3 आयोटा। ठीक है, तो अगर हमने इसका मॉड निकाला, मीन्स मॉडुलस निकाला, तो क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, तो वो क्या आ गया आपका 16 + 9 मीन्स √25 मीन्स 5 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो बात समझ गए आप कि जो मोड होगा हमेशा वो कैसा होगा, नॉन नेगेटिव होगा, मीन्स जीरो से बड़ा होगा, माइनस साइन कभी भी कैरी नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि अगर आपने मॉड जेड लिया तो वो किसके किसके इक्वल होता है, अगर आप किसी कॉन्जुगेट नंबर का मॉड लेते तो वो भी इक्वल होगा इसी के। ठीक है, अगर आप माइनस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेते हैं, ठीक है, तो वो भी इक्वल होगा मॉड जेड के। अगर आप क्या करते हैं कि माइनस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी नंबर का आपने क्या किया, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने कॉन्जुगेट निकाला, तो वो भी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वल होगी। या फिर आपने आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, आयोटा से कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया और उसका अपना मॉड निकाला, वो भी किसके, मॉड जेड के बराबर होगी। या फिर आप क्या करते हैं कि आयोटा और जेड बार इसका मॉड निकालते हैं, तो वो भी इसी के इक्वल हो जाएगा। और इसी टाइप के कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो ये आपस इनकी वैल्यू सभी की क्या होगी, सभी के मॉडुलस क्या होते हैं, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं। ये सभी प्रॉपर्टी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आप मॉडुलस ऑफ दो प्रोडक्ट आप मॉडुलस निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, Z1 × Z2 का आप मॉड निकाल रहे हैं, तो वो सिंपल क्या होगा, आप पहले नंबर का मॉड निकाल लीजिए, जस्ट मिनट, आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मॉड निकाल लीजिए इनटू मॉड ऑफ सेकंड नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये दोनों रिजल्ट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही आप दोनों का क्या निकाल रहे हैं, डिवीज़न निकाल रहे हैं, तो वो भी सेपरेट वैसे ही करना है आपको। एक सेकंड बेटा, हाँ, तो क्या होगा, मॉड ऑफ Z1 × मॉड ऑफ Z2, तो दोनों को सेपरेटली आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। प्रॉपर्टी फिफ्थ, अगर आप
Z1 इंटू Z2 अपॉन Z3 सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग ये हो जाएगा, आप मॉड ऑफ Z1 निकाल लो इंटू मॉड ऑफ Z2 निकाल लो डिवीजन मॉड ऑफ Z3 निकाल सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी पावर n है और हमें से उसका मॉड निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि उस नंबर का आप मॉड निकाल लो और क्या कर दो, पूरी की पावर n लगा दो। ठीक है, जो भी पावर दे रखी है वो आप n लगा दो, दोनों के रिजल्ट कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज आने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको ध्यान दीजिएगा, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी। ठीक है, इसको जो बोला जाता है ट्राइंगल्स इनइक्वलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने ऐड किया, Z1 और Z2 का मॉड लिया और दोनों को ऐड किया, तो वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आपने क्या लिया कि मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिया डिफरेंस, मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ Z1 माइनस Z2, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके, मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 होगा। ठीक है, क्लियर है इतना, आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं, इसको आप वैसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल होता था हमारा, ठीक है, कोई ट्रायंगल होता तो उसके लिए कंडीशन होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, ऐसे बना लिया, और हमने 7th में पढ़ा हुआ है कि ए बी सी मान लेते ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल तभी पॉसिबल होगा कि किसी भी दो साइड का सम करिए, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, बी सी। ठीक है, किसी भी दो साइड का आप सम करो, ठीक है, किसी भी दो साइड का सम करो, वो हमेशा जो थर्ड साइड होगी उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल पॉसिबल होगा, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी लेस देन वैल्यू ऑफ थर्ड साइड। ठीक है, अगर दो साइड का आपने डिफरेंस किया, वो तीसरी साइड से कैसे होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तो आप उनसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं, तो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 8। अब यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। ठीक है, या फिर Z1 माइनस, जस्ट सेकेंड, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का आपने मॉड लिया, तो वो किसके इक्वल होगा, Z1 माइनस Z2। ठीक है, और ये दोनों पॉसिबल कब होंगे, इफ आर्गुमेंट जो अभी पढ़ने वाले हैं, एक आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2, या फिर आर्गुमेंट्स को अगर हम थीटा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होगा थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। थीटा 1 का मतलब हुआ कि जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसका आर्गुमेंट क्या है, थीटा 1 है, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो आर्गुमेंट क्या है, थीटा 2। अगर दोनों इक्वल होंगे तभी ये रिजल्ट पॉसिबल होंगे, अदरवाइज ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं होंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अब आ रही हैं, इनको बहुत ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी खूब पूछी जाती हैं, कहीं ना कहीं इनका क्वेश्चन रूप में कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट यूज़ करा लेते हैं, या तो न्यूमेरिकल फॉर्म में कर लेंगे, या फिर कोई आइडेंटिटी आपको पूछ ली जाएगी, उससे ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब आता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड का, उनका हम अगर स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल आपका मॉड ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉड Z1 स्क्वायर ऑफ मॉड Z2 प्लस, ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे, 2 टाइम Z1 मॉड ऑफ Z2 कॉस
थीटा 1 माइनस थीटा 2, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 होल स्क्वायर, प्लस इसको हमने क्या लिखा 2 टाइम रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 बार। ठीक, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी Z1 माइनस Z2 मॉड, और हमें चाहिए क्या है स्क्वायर, तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा Z1 मॉड स्क्वायर प्लस Z2 मॉड स्क्वायर माइनस 2 टाइम Z1 इंटू Z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, और इसको हम अदर फॉर्म में लिखेंगे तो Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ मॉड Z2 माइनस 2 रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक हो गया, इतना क्लियर हो रहा होगा। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 11। 11 में क्या है कि अगर सपोज आपने क्या किया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर लिया, ठीक है, एक बार इसको ऐड किया और एक बार इसको सेपरेट किया, तो ये होगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर इसको आपने सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 टाइम मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही आपने और आगे बात किया कि Z1 प्लस Z2 स्क्वायर माइनस Z1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये निकल के आएगा हमारा 4 टाइम रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 4 टाइम Z1 इंटू Z2 कॉस थीटा 1 माइनस जस्ट सेकेंड थीटा 2। क्लियर हो रहा होगा आपको, इतना क्लियर हो रहा दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जितना चल रहा है, ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Z1 प्लस Z2 इसका मॉड लिया और स्क्वायर लिया, ये इक्वल होगा किसके Z1 माइनस Z2 मॉड स्क्वायर के। और ये कभी तभी होगा, ये कब होगा हमारा इफ आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू कितना हो π/2 हो, या आप बोल सकते हैं कि सपोज थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना होना चाहिए हमारा, अगर 90 के इक्वल होगा तभी ये रिजल्ट हमारा पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये रिजल्ट हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो ये आपको कंडीशन दे दी जाएगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन करके हमें सॉल्व करना होगा। क्लियर है इतना, सभी को इतना क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं और आगे हम बात करते हैं अपने सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको ज़रा ज़रा दोस्तों हम 1 मिनट का टाइम लेंगे।
ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम बात करते हैं। तो हमारा मॉडुलस चल रहा था, तो मॉडुलस में लगभग सभी प्रॉपर्टीज हो चुकी। एक प्रॉपर्टी और बचा हुआ, एक रिजल्ट हमारा, कि अगर कभी आपको इफ ये दे रखा है मॉड ऑफ Z1 प्लस 1/Z, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, ए के। ठीक है, ए के इक्वल होता है। और इसमें आपसे क्या बोला जाता है, ऐसा आपको दे रखा है, ठीक है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड दे रखा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2 ये होगा। दूसरा आपसे बोलेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, वो क्या होगी हमारी, -a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4/2। ये दो रिजल्ट्स यहाँ हमसे पूछता है, और ऐसा क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे। ठीक है, आपको ये दे देगा कि मॉड ऑफ जेड प्लस 1/z बराबर ए है। ठीक है, और आपसे बोल देगा कि मैक्सिमम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए और मिनिमम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए हमें। तो हम इस रिजल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको क्वेश्चन हम कराएंगे जब अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ सारे कराएंगे, तो अभी हम इसको एज ए रिजल्ट लिख के रख लेंगे। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, एक प्रॉपर्टी और रह गई है हमारी कॉन्जुगेट मॉडुलस की, उसको भी लिख लें हम। अभी चल ही रहा है हमारा टॉपिक, तो जो भी है हमारा, जो भी कौन सा प्रॉपर्टी नंबर है, जस्ट सेकेंड, 13, ये 14 हो जाएगा मान लो, ये हमारा 15, प्रॉपर्टी 15। ठीक है, अगर आपको ये दे रखा है मॉड ऑफ ए जेड माइनस बी जेड टू, ये सपोज Z1 है और ये माइनस बी Z2 है, स्क्वायर प्लस बी Z1 प्लस ए Z2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे Z1 और Z2 आपको पता कॉम्प्लेक्स नंबर, ए बी हमारे कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इनटू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर हो रहा। इसी में एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं 16, इफ Z is unimodulus देन मॉड Z की वैल्यू क्या होगी हमारी, 1 होगी। अगर आपको बोला गया कि जो Z है यूनिमॉडुलस है, तो मॉड Z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी दोस्तों। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं दोस्तों। अगर आप मॉड पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं दोस्तों। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी आर्गूमेंट होगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आर्गूमेंट खूब पूछा जाता है। ठीक है, कि आर्गूमेंट कैसे निकालें हम। तो अगर हम ध्यान दें, थोड़ा सा ग्राफिकल इसको हम देख लें कि पहले हम ले लें, इफ़ Z1 इज़ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। ठीक है, और हमसे बोला गया है कि इसका हमें क्या चाहिए, आर्गूमेंट। तो हम आर्गूमेंट को ऐसे लिखते हैं, आर्गूमेंट ऑफ Z। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ Z। ठीक है, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम जस्ट हाँ, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, थीटा। तो ये तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है कि हम क्या बात कर रहे हैं,
आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसका आर्गुमेंट हम निकालते हैं कैसे हैं। तो कुछ उसका प्रोसीजर है, रूल्स होते हैं, उन रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो ध्यान दें। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेना है। फर्स्ट कन्वर्ट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा होगा टू कार्टेशियन फॉर्म। कैसे होगा, मान लेते हैं लेट जेड हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई। तो जो ये कार्टेशियन फॉर्म इसको आप लिखेंगे तो कैसे होगा, अगर पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई। तो ये एक ऑर्डर पेयर होता है। ठीक है, तो हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कैसे कार्टेशियन फॉर्म में लिख देते हैं, इस टाइप से हम लिखते हैं। ठीक है, सेकंड अब बात की क्या हमने कि जो आपने पॉइंट बना लिया, ये पॉइंट बन गया, अब इससे हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। मीन्स एक तरीके से बात कर सकते हैं नेचर ऑफ पॉइंट, मीन्स जो एक्स कॉमा वाई है इसका नेचर देख लेते हैं, डेट इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ऑफ पॉइंट। जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आया है इसका हमें क्या निकालना होगा, क्वाड्रेंट निकालना होगा। ठीक है, अब क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, अगर थोड़ा ध्यान दें हम कि ये हमारी एक्सिस होती थी। ठीक है, ठीक, इसको हम बोलते थे एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते थे वाई, और दोनों का जो इंटरसेक्शन होता था इसको हम बोलते थे क्या, ओरिजिन। इसको हम ओ से डिनोट करते थे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा थर्ड, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके एक्स और वाई कैसे होते थे, पॉजिटिव होते थे। ठीक है, तो जो एक्स होता था वो भी प्लस का होता था और वाई भी हमारा कैसा, प्लस का होता था। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स होता था वो नेगेटिव होता था, तो यहाँ पे हम नेगेटिव एक्स लेते थे और वाई कैसा लेते थे, पॉजिटिव लेते थे। क्लियर, एक्स कैसा लेते थे, नेगेटिव, और जो वाई लेते थे वो हम पॉजिटिव। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते थे तो यहाँ पे क्या करते थे, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई लेते थे, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये भी वाई भी कैसा है, नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था, पहले हम एक्स ही लिखते हैं तो पॉजिटिव एक्स लिखते थे। ठीक है, और वाई कैसा होता था, नेगेटिव। तो ये पॉइंट्स का नेचर होता है कि अगर पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसके दोनों जो क्वाड्रेंट दोनों जो वैल्यूज होंगी एक्स और वाई के, दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगी। अगर सपोज पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जो एक्स होगा उस पॉइंट का जो रियल पार्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इमेजिनरी पार्ट कैसा होगा उसका, हमारा पॉजिटिव होगा। तो उसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से लिख लें, तो इसको हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं, सॉरी कलर, कि जो रियल पार्ट होगा, ठीक है, ऑफ जेड वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ कि यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा हमारा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ रियल पार्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इमेजिनरी पार्ट भी कैसा होगा हमारा, वो भी नेगेटिव होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे जो रियल पार्ट होगा हमारा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा हमारा वो कैसा होगा, हमारा नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जो पॉइंट्स आपने बनाया ऑर्डर पेयर में, उनको हमने डिवाइड कर लिया कि उनका जो कार्टेशियन फॉर्म में नेचर होगा वो नेचर क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये तो आपने निकाल लिया। अब आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। रूल नंबर थर्ड होगा शायद, ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थर्ड रूल है, अब अगर सपोज, ठीक है, कि आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, इफ पॉइंट
लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो वहाँ पे जो उसका आर्गूमेंट होगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा, वो क्या होगा हमारा, सपोज मान लेते हैं क्या है, अल्फा होगा, ठीक है। ये पॉइंट फर्स्ट हो गया। सेकंड आपने निकाला कि इफ पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो वहां पे जो आर्गुमेंट होगा, जो आर्गुमेंट होगा हमारा, वो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है। थर्ड पे हम बात करते हैं, अगर पॉइंट हमारा थर्ड उसमें होगा, इफ पॉइंट लाइज इन थर्ड, ठीक है, तो जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा हमारा, माइनस पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, क्लियर है। और अगर यही पॉइंट हमारा कहाँ होगा, इफ पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा माइनस का अल्फा, ठीक है। ये गाइडलाइंस हैं, ये रूल्स हैं, तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे देखेंगे जो आर्गुमेंट है हमारा, आर्गुमेंट ऑफ जेड है, उसको हम कैसे लिखते हैं, 10 मॉड वाई अपॉन एक्स, इससे हम डिनोट करेंगे, 10 मॉड वाई अपॉन एक्स से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट से कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इसको समझ लेंगे तो कभी भी आपका आर्गुमेंट गलत नहीं होगा। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, कि आपने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z इक्वल एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये ले लिया, और वहाँ पे आर्गुमेंट को आपने किससे डिनोट किया, ए आर जी जेड या एम्पलीट्यूड जेड या थीटा से। तो सबसे पहले क्या किया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको आपने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लिया। अब कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लिए तो आपको एक्स कॉमा वाई फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। उसका नेचर देख लीजिए, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लाई करने के बाद आप ये देख लो कि जिस भी क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है, तो उसके आर्गुमेंट्स आपको हमने बताए हैं, उसको आप देख लीजिए। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो जो आर्गुमेंट होगा हमारा अल्फा होगा प्लस का, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई माइनस अल्फा होगा, थर्ड में होगा तो हमारा माइनस पाई माइनस अल्फा होगा, अगर फोर्थ में होगा तो ये क्या होगा हमारा, माइनस का अल्फा होगा। इतने क्लियर सभी को। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट्स, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि आर्गुमेंट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये अभी आपको लंबा लग रहा है, लेकिन एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको आसान होगा। इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज माइनस रूट 3 माइनस आयोटा, देन आर्गुमेंट ऑफ z आपको निकालना है, ठीक है। तो रूल हमारा क्या था, अगर हम सॉल्यूशन पे बात करें, फर्स्ट में क्या करना था कि इसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो पॉइंट फॉर्म में करेंगे तो माइनस रूट 3 माइनस 1 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस रूट 3 और माइनस 1, रियल और इमेजिनरी को ही हम विद साइन लेते हैं। तो अब ये देखा कि जो पॉइंट है हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप इसमें जाके देख लें यहाँ पर कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था हमारा, दोनों जो एक्स और वाई होते थे कैसे होते, नेगेटिव होते थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होता था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 अल्फा आप कैलकुलेट कर लोगे तो वो क्या होगा, मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स, यही होता था, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या दिखा कि माइनस रूट 3 अपॉन माइनस 1, ठीक है। तो आपको क्या मिला, रूट 3 मिल गया, क्या मिल गया, सॉरी एक ब्लंडर मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे आपको y मतलब -1 अपॉन रूट 3 माइनस, अब ये माइनस माइनस कैंसिल, तो आपको क्या निकल के आया, आपके पास 1 अपॉन रूट 3 निकल के आया, ठीक है। अब 10 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, इसको एंगल फॉर्म में कर लें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 पाई बाय 6, 1030 की ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से आपने निकाला क्या, ठीक है, इतना निकल आया।
अब आपको ध्यान दें कि हम इस पे जाएं कि जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जो एम्पलीट्यूड होता था वो क्या होता था, माइनस पाई माइनस अल्फा होता था। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ से जो हमारा आर्गूमेंट निकल के आएगा वो क्या होगा, आर्गूमेंट हमारा माइनस पाई माइनस अल्फा कितना आपके पास ये होगा, तो पाई माइनस 6 होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो माइनस पाई पाई अपॉन 6 आ जाएगा। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जो आर्गूमेंट होगा ऑफ जेड वो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 पाई अपॉन 6 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? देखिए दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना, पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए। पॉइंट कन्वर्ट करते ही आपको मिल जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा। फिर यहाँ से क्या कर लीजिए, उसका एंगल निकाल लीजिए, tan अल्फा वाई अपॉन एक्स से एंगल निकाल लीजिए। अब यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये गाइडलाइन है कि अगर पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो जो एंगल की वैल्यू आई थी π/3, ठीक है π/6 सॉरी, वही है हमारा आर्गूमेंट हो जाता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो हम लिखते पाई माइनस अल्फा मीन्स पाई माइनस π/6 लिखते, फिर सॉल्व करके बताते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया हमारा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस अल्फा होगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एंगल निकालने के बाद आपने ये एंगल निकाल लिया, थीटा निकाल लिया, ठीक है, अल्फा निकाल लिया। अब यहाँ से अल्फा सॉल्व करने के बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा कि ये इसका क्या होगा, आर्गूमेंट होगा। क्लियर फ्रेंड्स? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। फाइंड आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल 1 माइनस आयोटा। ठीक है, 1 माइनस आयोटा का हमें क्या निकालना है, आर्गूमेंट निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको सॉल्यूशन जेड बराबर 1 माइनस आयोटा दे रखा है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब हम ये देख रहे हैं कि जो ये पॉइंट है हमारा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 10 अल्फा निकाला, तो वो क्या होता है, y अपॉन एक्स होता है। क्या होता है दोस्तों, y अपॉन एक्स होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो -1/1 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ओवरऑल 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा 10 अल्फा इक्वल, अब 1 की वैल्यू क्या होगी, एक तरीके से 10 π/4 होगी। ठीक है, 10 π/4 आ जाएगी। अब आपको पता है कि जो आर्गूमेंट होता था, आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता था, अगर पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो होता था माइनस का अल्फा। अब यहाँ आपको पता लगे कि अल्फा क्या है, π/4 है, तो फाइनल आंसर क्या होगा, माइनस का π/4। क्लियर है? इस तरीके से हम अपना जो आर्गूमेंट होगा किसी क्वेश्चन का वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब आती है इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में बात करने की। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट्स ऑफ जेड या कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से हमने लिख दिया। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि आर्गूमेंट्स से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान दे, ध्यान रखिएगा। पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है, जरूरी नहीं कि वो आपसे मॉडुलस या स्क्वायर रूट या कुछ और निकलवाए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पेपर जो आ रहा है वहाँ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज वगैरह को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होगा। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर सपोज ये लिखा है आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आर्गूमेंट है वो लॉगरिथमिक के रूल को पूरा फॉलो करता है, लॉग के रूल को पूरा फॉलो करेगा। ठीक है, सेकंड, अगर ये आपने आर्गूमेंट ऑफ Z1 डिवीज़न Z2 निकाला, तो वो क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं,
आर्गुमेंट ऑफ जेड टू पावर एन हमें निकालना हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एन आर्गुमेंट ऑफ जेड आ जाएगा। ठीक है, हमने बोला कि लॉग के रूल को पूरा फॉलो करता है, जैसे लॉग में एन आगे आ जाता था, लॉग जेड लिखते थे, वैसे ही यहाँ भी होगा हमारा। ठीक है, फोर्थ, अगर आप आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, जेड बार निकाल रहे हैं, तो वो हो जाएगा माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल होगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू अगर दे रखा है, इसको दूसरे फॉर्म में हम कैसे लिखें, तो ये हो सकता है हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आर्गुमेंट ऑफ जेड बार क्या होता है, माइनस का आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है। ठीक है, इससे आपने रिप्लेस कर दिया। क्लियर है, और छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं इसकी जो हम ध्यान दें। आगे हम बात करते हैं, जस्ट सेकंड, प्रॉपर्टी आप 6 बोल सकते हैं। अगर कभी आर्गुमेंट ऑफ क्या जेड आ जाता है आपका 0, तो आप बोलेंगे जेड इज, हाँ, जेड इज रियल। ठीक है, अगर 0 आ जाता है तो हम बोलेंगे जेड रियल होगा। ठीक है, सेवंथ हम प्रॉपर्टी बात करते हैं। अब यहाँ पे हमने बात की कि आर्गुमेंट ऑफ जेड आपने निकाला, ठीक है, और माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड निकाला। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो ये दो वैल्यू हमें देगा। ठीक है, क्या क्या देता है ये देखते हैं। पाई आएगा इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड कैलकुलेट किया, ठीक है, तो उसका आंसर पाई कब होगा, जब आर्गुमेंट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, दूसरा आप ये कह सकते हैं माइनस पाई होगा कब, इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड लेस देन 0 हो। ठीक है, क्या होगा कि अगर आपने आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ जेड और माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड कैलकुलेट किया और पाया कि इसकी वैल्यू पाई कब होगी, जब आर्गुमेंट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 होगा, और आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर लेस देन 0 होगा तो उसकी वैल्यू हम क्या बताएंगे, माइनस का पाई बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं दोस्तों, ये शायद कौन सी प्रॉपर्टी है, हाँ, एट प्रॉपर्टी। ठीक, एट्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इफ मॉड ऑफ जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड टू, अगर आपको कभी ये मिल जाता है जेड वन प्लस जेड टू, मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये मिल जाता है आपको मॉड ऑफ जेड वन माइनस मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का मॉड के इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो ये कब तभी पॉसिबल है, देन ये कब पॉसिबल होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल हो आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू किसके इक्वल हो, पाई बाय 2 के इक्वल हो। तो ये भी प्रीवियस एक प्रॉपर्टी थी, आपको हमने बताया था, उसमें देख लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉडुलस में बताया था आपको। ठीक है, ठीक, प्रॉपर्टी 9, इफ z1 प्लस मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आर्गुमेंट होंगे, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल होगा आर्गुमेंट ऑफ
Z2 के, ठीक है, तभी ये पॉसिबल होगी। 10 प्रॉपर्टी जो होगी हमारी, प्रॉपर्टी जो 10 होगी उसमें क्या होगा, इफ मॉड ऑफ Z1 माइनस 1 इक्वल मॉड ऑफ Z प्लस 1, ठीक है, देन आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होगा दोस्तों, ये होगा हमारा प्लस माइनस पाई बाय 2, क्या होगा, प्लस माइनस पाई बाय 2 होगा। कभी अगर ऐसा आता है मॉड ऑफ Z माइनस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z प्लस 2, तो आर्गुमेंट क्या होगा, प्लस माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं 11 की, इफ आर्गुमेंट ऑफ Z, एक मिनट, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 1, आप इसका निकाल रहे हैं आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस 1 अपॉन Z प्लस 2, तो ये क्या होगा, पाई बाय 2 होगा, ठीक है। देन मॉड ऑफ Z कितना होगा उस समय, 1 होगा, मॉड ऑफ Z कितना होगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। इफ Z इक्वल आपको दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपको दे रखा है, ठीक है। देन आर्गुमेंट Z क्या होगा, देन आर्गुमेंट Z क्या होगा, थीटा बाय 2 होगा, एंड मॉड ऑफ Z क्या होगा हमारा, 2 कॉस थीटा बाय 2 होगा, ठीक है। 13 प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, इफ Z इक्वल 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा दे रखा है, तो उस केस में देन आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होगा हमारे पास, उसमें होगा माइनस थीटा बाय 2 होगा, एंड मॉड ऑफ Z क्या होगा दोस्तों, ये होगा हमारा, ये तो सेम होगा 2 कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। इसी में एक रिजल्ट और है, इफ Z इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपको दे रखा है, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, आर्गुमेंट ऑफ Z होगा हमारा पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, एंड जो मॉडुलस होगा ऑफ Z वो क्या होगा हमारा 2 साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा। इतना क्लियर है दोस्तों। एंड लास्ट इसी का इफ Z इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आपको दे रखा है, ठीक है। तो देन आर्गुमेंट ऑफ Z क्या होगा, ये होगा हमारा थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 2 होगा, ठीक है। और जो इसका मॉड होगा, मॉड ऑफ Z क्या होगा हमारा 2 साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज़ हमारी जो कॉन्जुगेट, आर्गुमेंट और मॉडुलस से रिलेटेड थी, जिसे हम बोलते हैं बेसिक, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जो आपको ज़रूर आनी चाहिए थी, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती हैं तो हम आगे कर पाएंगे, ठीक है। अब जो उसका बचा हुआ पार्ट है आपका डिमोवर्स थ्योरम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, और जो इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हम सेकंड पार्ट जब इसका अपलोड करेंगे जल्दी ही,
तो उसमें हम कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो गुड लक दोस्तों, तैयारी अच्छे से करिए एग्ज़ाम्स, इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। एज का आया हुआ है, एटॉमिक एनर्जी का, एनवीएस के आ गए हैं, 2 फॉर्म्स आ गए हैं। स्पेशल जोन का जो मीन्स स्पेशल ड्राइव जो नॉर्थ ईस्ट की है वो है, और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यूपी का भी चल रहा है, तो एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ चल रही हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए एक ही सीट ना। तो अच्छे से पढ़िए और तैयारी करिए, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बच्चे रिमेनिंग पोर्शंस उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप अच्छे से वीडियो देखिए, अच्छे से पढ़िए। अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आके बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।